नमस्कार, स्वागत है आपका बजट यात्रा में। और आज हम बजट यात्रा लेकर आए हैं गुजरात के शहर वडोदरा में। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वडोदरा के जो निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी बजट में क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस वो रख रहे हैं, और जो ट्रेड इंडस्ट्रीज है यानी कारोबारी और व्यापारी है वो बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी बजट यात्रा में। तो आइए हमारे साथ बजट यात्रा। Vadodara Budget Yatra. Now I'm joined by Jayesh Pandya, Managing Director of City Size Star Media Private Media Limited. सर, जिस तरह से आपने अपने सेक्टर की बात करी कि वहां पर अभी चुनौतियां है, तो आगे चल के उसका आप कैसा भविष्य देखते हैं? क्या चीजें जो है सरकार के द्वारा राहत दी जाए तो चीजें मतलब बेहतर हो सकती है? सरकार से राहत की तो उम्मीद मैं नहीं रखता हूं, क्योंकि ऐसा उनके हाथ में कुछ है नहीं। सेकेंड थिंग है कि रेगुलेटरी लगाते समय उन्होंने बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा। हमारे को ऐसा बताया गया कि इसमें कस्टमर भी इन्वॉल्व है, बड़े प्लेयर एमएसओ जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व है, लोकल लेवल ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ लोगों ने बैठ के पॉलिसी बनाई और उनको ये नहीं पता चला कि ये करने से 50 से 60% बिजनेस में नुकसान होगा, जो एक्चुअली हो चुका है। और अब इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इसमें ब्रॉडकास्टर, एलसीओ और एमएसओ ने मिलकर कुछ करना पड़ेगा तो होगा। तो क्या किया जा सकता है? अगर कंटेंट इंप्रूव करना, हम खाली 2-3 चीजों पे भी बैंक कर रहे हैं अभी। हाँ, अभी हम 2-3 चीजों पे ही बैंक करते हैं। जैसे क्रिकेट के ऊपर ही स्पोर्ट्स जिंदा है। हाँ, दूसरा कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खड़े कर पाए हमने। प्लस हमारा एंटरटेनमेंट भी वही फैमिली ड्रामा पे ही कंटेंट है, नया कुछ नहीं है। अगर कंटेंट इंप्रूव हो जाए तो मेरे ख्याल से थोड़ा एक होप्स मिलेगा लोगों को। कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे सर, आपकी जो इंडस्ट्री को है वो कंपटीशन कहाँ से मिल रहा है, जहां से आप कह रहे हैं कि रेट वॉर हो रहा है और चैलेंजेस है? रेट वॉर तो हमको जियो से फेस करना पड़ रहा है और एयरटेल से। और हमारे को कंपटीशन है फ्री यूट्यूब से। जो कंटेंट यूट्यूब पे फ्री मिल रहे हैं वो हमको मार रहे। और जैसा सब बोलते हैं, डेटा और आटा का ही अभी जमाना चल रहा है, जैसे हमारे बड़े साहब कहते हैं। और डेटा सस्ता होने से गांव गांव में वो फूकट में बैठ के शॉर्ट्स और रील्स देखते रहते हैं। 45-50 मिनट एक आदमी आप कंटिन्यू मोबाइल में रील्स देखता है, उसके बाद उसका माइंडसेट और बाद में वो टीवी पे जाना अब पॉसिबल नहीं उसके लिए, क्योंकि और लीनियर है, हम लीनियर है। लेकिन ना सर, जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो वो एक जो लिगेसी मीडिया हाउसेज हैं, जो लिगेसी इंस्टीट्यूशंस हैं, वही वो क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं। जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है वो क्रेडिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन उस पर सवाल तो खड़े हो सकते हैं उसके। 100% खड़े हुए हैं और होंगे भी। पर वो नैरेटिव ऐसा बन गया ना, एक 2000 एग्जैक्ट ईयर नहीं बोलता हूँ, उसका तो नैरेटिव बन गया। वो जो व्हाट्सएप पे आता है वो सब सच है, ऐसा एक ट्रेंड बनते गया। तो उसको आप और मैं रोक नहीं सके। अब जब तुम किसी को रोक नहीं सकते हो तो खराब करके जाता है तो अच्छा करके जाता है। ये केस में हमारा बिजनेस खराब हो गया। कि इसके पॉलिटिकल करियर खराब हुए इसके साथ साथ, और हमारा बिजनेस खराब हो गया। क्योंकि बहुत सारा आप खाली मीडिया हाउस नहीं, बाकी भी एंटरटेनमेंट में फुकड़। जैसे आज जियो जब वो डिजिटल में उसने आईपीएल लिया तो 1 घंटा उसके मोबाइल पे फ्री दिखा रहा था। तो मुझसे पैसा देके कौन देखेगा? वही चीज का मैं पैसा दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने जो पहले ही कहा कि ये बजट आने से थोड़ा पॉपुलर कम होवे और सब्जेक्टिव और रियलिस्टिक ज्यादा होगा तो अच्छा है, कि सब इंडस्ट्री को मांगता है। सब्जेक्टिव और रियलिस्टिक। सर, आपकी पर्सनल में अगर वित्त मंत्री आपसे पूछते हैं कि जयेश पंड्या जी एक विश मांगिए इस बजट के अंदर, तो आपकी क्या विश होगी? पूरे देश के लिए बजट बनाइए। पूरे देश के लिए बजट बनाए। देश के लिए बजट बनाइए। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू। बजट
यात्रा में हम इस समय है सियाजी गार्डन के बाहर और मेरे साथ कई सारे फिटनेस एंथुजियास्टिक है, मॉर्निंग वॉकर्स है जो सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग वॉक करके गार्डन से बाहर आए हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि वडोदरा के जो लोग हैं वो बजट में क्या चाहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं उनकी बजट के अंदर। सर, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। आपकी एक विश लिस्ट क्या है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए? हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अंदर है और जैसे मैं एफएम को यही कहना चाहूंगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है उसके अंदर आप 33% का इनकम टैक्स है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 22.5% है। तो ये कहीं न कहीं कम होना चाहिए। आप बड़े लोगों के तुलना में छोटे जो व्यापारी है उनको कुछ न कुछ एडवांटेज मिलना चाहिए, जबकि सरकार कहती भी है कि हम लोग एमएसएमई को फायदा दे रहे हैं, बट इट इज कॉन्ट्ररी टू दैट। सो देयर शुड बी सम रेशनलाइजेशन ऑफ दिस इनकम टैक्स इन द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर रेशनलाइजेशन होना चाहिए। सर, आपकी अगर दो मांगे वित्त मंत्री जी से अगर आपको करनी है तो आप क्या मांगेंगे? हम तो कहेंगे जीएसटी का जो रेट है उसको और भी रिड्यूस करो, क्योंकि पब्लिक जीएसटी भी भर रही है और इनकम टैक्स भी दे रही है, तो उसकी वजह से ये जो भी इनकम हो रही है उस पर बहुत ज्यादा बर्डन हो रहा है। बिल्कुल। आप कौन से इंडस्ट्री से है और आपकी क्या विश लिस्ट है? आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के ऐलान हो जिससे लोगों को फायदा हो, आपको फायदा हो? वित्त मंत्री से हम ये चाहते हैं कि स्टेशनरी डिवीजन में 15-20 साल पहले कोई भी टैक्स नहीं था, 0% टैक्स था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 0 से 5, 12 और 18 कर दिया है। अभी मोदी जी ने थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करके स्टेशन में नोटबुक के ऊपर टैक्स को 0 किया है, लेकिन नोटबुक के साथ में पेपर पे 18% टैक्स लगा दिया है, तो कॉस्ट वैसे भी बढ़ जाती है। वित्त मंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि स्टेशनरी शिक्षा से लगती सभी सामग्रियों के ऊपर टैक्स को, कॉपी किताब, हाँ कॉपी किताब, पेन पे 18% टैक्स है, तो सभी पे डिमांड ये करता है कि 5% टैक्स कर दिया जावे। बिल्कुल 5%। मैडम, एज अ गृहिणी के तौर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी मांग रहेगी? हाँ, हम वित्त मंत्री से ये कहना चाहते हैं कि एक तो घर की सामग्री है वो उन पे वो सस्ता करे, और एक जो बच्चों की पढ़ाई है उनको भी सस्ता करे। ये दो चीजें। बच्चों की पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। पढ़ाई जो महंगी हो गई, शिक्षा महंगी हो गई। एक बड़ा ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सर, आप देख रहा हूँ सुबह सुबह आप कितने किलोमीटर चल के आए हैं? 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर रोज का रूटीन है? हाँ, रूटीन है। बिल्कुल। तो हेल्दी रहते हैं आप, तो वेल्दी रहने के लिए आप और क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, तो बैंक में ही कर देना चाहिए कि जितना कैश उठाओ आप तो 1% टैक्स लगा के आओ, उसमें दूसरा कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। कोई भी खरीदी करो उसमें नो टैक्स, ओनली बैंकिंग पे टैक्स लगा दो। बैंकिंग के जरिए ही टैक्स की पूरी चीजें हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस पर भी जो जीएसटी कम किया गया, उसका कैसा रिस्पॉन्स है? वो तो बहुत अच्छी बात है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी कम हुआ है उससे काफी लोग जो पहले से कवर नहीं लेते थे अभी काफी लोग कवर लेने लगे हैं, तो अच्छी बात है। और आपकी और क्या सुझाव रहेंगे बजट के लिए वित्त मंत्री के? कहूंगा कि ये डीजल पेट्रोल भी जो है ना जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। अच्छा, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंदर ला देना चाहिए। बिल्कुल सर। आपके कुछ बात होगी जो आप वित्त मंत्री तक पहुंचाना चाहेंगे? ये इन्होंने जो बोला कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, 1% करके बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो उनके ऊपर डायरेक्ट 1% वो 1% ये लगता है टैक्स, तो दैट इज बेटर। क्योंकि क्या है, इधर भी टैक्स दो उधर भी टैक्स दो, हर जगह पे टैक्स दो। और डिजिटल करेंसी यदि सब जगह पे लागू हो जाती है कैश के बिना, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहुत से जो रास्ते पे ठेले लगते हैं ये हजारों में कमाते हैं पर वो टैक्स नहीं देते हैं। जो कॉमन आदमी है वही टैक्स देता है, और जो बड़ा है वो भी कम देता है, जो नीचे वाला है वो देता ही नहीं है। तो ये कंप्लाइंस को बढ़ाना चाहिए। मतलब जो टैक्स नेट के बाहर हैं, अभी भारत में करीब 8-8.5 करोड़ लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो उस पर और उसको वो आंकड़ा बढ़ना चाहिए। आप ये कहते हैं बैंक सभी कोई भी कैश तब बंदी होना चाहिए, और डिजिटल हो जाएगा तो हमारे देश की उन्नति होगी, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा कुछ होगा देश के लिए। सर, आपके क्या सुझाव रहेंगे? किन मुद्दों पर आप बात करना चाहते हैं? नहीं, सुझाव तो क्या है कि जो कर रही है सरकार सही कर रही है, पर वो हर चीज में गति बढ़नी चाहिए, और कुछ गैप्स रह रही है, तो वो गैप्स को ये लोग मिनिमाइज कर रहे हैं। जैसे भी हेल्थ पे इन्होंने 0 कर दिया है, तो वो काफी बढ़िया किया ताकि कवरेज ज्यादा मिले, लोग सेफ रहें।
और उसके अलावा ये जो वन नेशन वन टैक्स वाला जो मुद्दा है वो अब पीक पे आ जाना चाहिए। एक ही होना चाहिए कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो तो सब इस पे आ जाएंगे और कोई दूसरी झंझट रहेगी नहीं और आम आदमी पे अलग से लोड कोई पड़ेगा नहीं, ऐसा सीधा सा। बिल्कुल, वन नेशन वन टैक्स। आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके अलावा और कोई है जो, सर आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, आप ही से खत्म करूंगा मैं। हाँ, जीएसटी को रिलेटेड ये कहना है कि भाई जैसे हम लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, वो हमें आईटीसी के रूप में वापस मिलता है। लेकिन कंज्यूमेबल्स लिए या रॉ मटेरियल्स लिए हमने ए से लिया, ए ने बी से लिया था, बी ने सी से लिया था और 2017 से हम लेते आ रहे हैं समझो। और समझो 20 में कोई सी या बी या ए डिफॉल्ट कर गया तो उसका सारा पेमेंट जो है वो हमसे वसूला जाता है। ये ऐसा, व्यापारियों के द्वारा ये बहुत ही गलत है। मतलब जैसे आपका पड़ोसी चोरी करता है और गिरफ्तार आपको किया जाता है, ये बिल्कुल अनजस्टिस है। तो इसके सामने सरकार को चाहिए कि उसकी कोई गाइडलाइंस बनाए। और मजे की बात यह है कि जैसे आपने एक के ऊपर केस किया, उसने सामने कोर्ट में गया, कोर्ट में जीत गया, ऐसे प्लेंटी ऑफ verdicts are available in the market. Still the government is applying notices to all the industries. इस सिमिलर केस को लेके तो सरकार को तो पता ही है ना कि भाई इतनी नोटिसेस वो जाहिर कर रहे हैं, इतने नोटिसेस दे रहे हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए। उसके लिए कोई गाइडलाइंस निर्माण की जानी चाहिए। कंप्लायंस को सरल किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए, नट शेल में आप यही कहना चाहते हैं। तो मॉर्निंग वॉकर्स जो थे वडोदरा के, जिनसे हमने चर्चा की, मूल जो बात निकल के आई कि टैक्सेशन के फ्रंट पर रिलीफ चाहिए। ज्यादातर लोगों ने ये भी कहा कि वन नेशन वन टैक्स हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू टैक्स कर दिया जाए। और ये भी राय निकली है कि कंप्लायंस जो है व्यापारी कारोबारियों के लिए, उसे भी आसान किया जाए। तो सियाजी बाग से बजट यात्रा में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश के साथ आप बने रहिए। बजट यात्रा वडोदरा में एक बार आपका स्वागत है। और इस समय मैं हूं सुरसागर लेक के इस प्रांगण में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिव भगवान की 111 फीट लंबी ये मूर्ति है। ये जो लेक है 1800 शताब्दी में ये बनी हुई लेक है। और मेरे साथ वडोदरा के जनमान्य जो बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स हैं वो जुड़े हुए हैं। आप अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अपना कारोबार करते हैं, तो इन्हीं से आज समझने की कोशिश होगी कि आने वाले बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं और अभी इनके कारोबार में क्या चुनौतियां हैं। सर, एक विश आपको मांगनी है मैडम एफएम से, तो वो आपकी क्या रहेगी? हमारी मांग तो यही रहेगी कि इंडस्ट्रीज को अच्छी तरह से, मतलब सहूलियत से लोन मिल सके, जिससे ट्रांजैक्शन और ज्यादा अच्छा हो सके। उसके लिए कुछ प्लानिंग अच्छी बजट में हो जाए, ऐसा प्लान। लोन मिलने में इजी रहना चाहिए। सर, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आपका नाम क्या है और आपके लिए अभी आपके कारोबार में क्या चुनौतियां हैं? मेरा नाम अहमद अली तीन वाला। हम लोग पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री में अभी बहुत सारी कंपटीशन है, चुनौतियां हैं। इंडस्ट्री जो बड़ी इंडस्ट्री जो सिक इंडस्ट्री हो रही है अभी थोड़ी, इसका इम्पैक्ट हमको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उसमें हमारा एक मतलब पेमेंट ब्लॉक हो रहा है, पेमेंट आ नहीं रहा है सही टाइम पे। उसके लिए अभी अब जो गवर्नमेंट का स्कीम भी है उसके मुताबिक भी हम चलते हैं, फिर भी कुछ पेमेंट आने का कोई संभावना नहीं होता है। और दूसरा जो टर्म लोन के ऊपर जो अभी पहले सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी था, उसके बाद जो पहला वो केस सब्सिडी था वो निकाल दिया, केस सब्सिडी मशीनरी का। मतलब चैलेंजेस कई सारे हैं। हाँ, तो एक विश क्या होगी आपकी? हम चाहते हैं कि जो पहले केस सब्सिडी वगैरह था जो टर्म लोन के ऊपर, वो चालू किया जाए, मतलब वो कंटिन्यू किया जाए। इससे क्या है कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नया एस्टेब्लिश करने में और यहाँ तो बिजनेस ग्रो करने में हमको तकलीफ ना हो। बिल्कुल, सब्सिडी जारी की जाए। सर, आप कौन सी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके द्वारा क्या मांगे रखी गई है माननीय वित्त मंत्री जी के सामने? मैं सेंट्रल गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट निमेश मेहता हूँ और हमारे चैम्बर में हर तरह के इंडस्ट्रीज के लोग हैं। तो बेसिकली हर इंडस्ट्रीज की सबसे पहली डिमांड यही है कि एमएसएमई सेक्टर को इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाए। क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट है उनका टैक्स स्लैब और एमएसएमई का टैक्स स्लैब में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो बड़े बड़े काम करते हैं, लोगों का पैसा यूज करते हैं, पब्लिक फंड का पैसा यूज करते हैं और फिर भी उनको
टैक्स 10% कम है। तो हमारी सबसे पहली डिमांड यह है कि एमएसएमई सेक्टर में टैक्स स्लैब कम हो जाए, लोन इसी मिले। फाइनेंस अवेलेबिलिटी बहुत सी कमजोर है, गवर्नमेंट जितने भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो हिसाब से लोन नहीं मिलती है। तो लोन मिलने में दिक्कतें काफी ज्यादा है, इतना इजी नहीं है सरकारी बैंकों से भी प्राइवेट बैंकों से भी। बिल्कुल सर, आप क्या मांग रखना चाहेंगे? मैं सीनियर सिटीजन के लिए बोलूंगा हाँ कि सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख तक फ्री किया जाए, उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 9% है और एफडी का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट 9% नहीं है, सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम है। एक्चुअल बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल नहीं तो हम तो सरकारी आंकड़े से जाएंगे। हाँ, तो वो एफडी का इंटरेस्ट कम है तो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट होगा। दूसरा है मेडिक्लेम पॉलिसी जो है, जो 80D के तहत वो इंडिविजुअल के लिए 50,000 माइनस करते हैं लोग और जॉइंट में फैमिली का 75,000 है। लेकिन सर अब तो लगभग 90% जनता जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो गई है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम का तो न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। देयर इज नो डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजीम। 12 लाख तक की आपकी कमाई है तो वो है। और धीरे धीरे जो सरकार की कोशिश है या फिर जिस तरह से टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है, तो 90% 95% लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में ही आना पड़ेगा। सर आप भी कुछ बता रहे थे। हमारी एक ही डिमांड है कि एमएसएमई में अभी ये जो मार्केट का सिचुएशन है ऑल ओवर द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब आप देख रहे हो, जो अनसर्टेनिटी है, तो एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से एमएसएमई को अगर सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के लिए कुछ नई स्कीम लानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहते हैं? आई एम अंकुर पटेल, प्रेसिडेंट ऑफ वडोदरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, and as our other panel members told, the specific 2 demands are there. First is, as we all know that presently new clusters are developing all over India, but the existing clusters, the existing industrial estates are facing a lot of infrastructure problems. So there should be a central budgetary intervention and a special allocation should be made for this old industrial assets so the infrastructure can be increased. आप कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं, मैं एक बार फिर वापस आपके पास आऊंगा। सर आपका तजुर्बा कुछ ज्यादा लग रहा है, आप कौन सी सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और आपके द्वारा क्या मांग रखी जा रही है? I am the Secretary General for the Central Gujarat Chamber of Commerce. As far as MSME sectors are concerned, सर हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों को। तो सबसे ज्यादा तो इनपुट क्रेडिट टैक्स ICT, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए वित्त मंत्री ने। दूसरा है एज फार एज कॉम्प्लायंस इज कंसर्न, तो उसका बर्डन ज्यादा है, इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए ताकि एमएसएमई सेक्टर में जो कॉम्प्लायंस का जो बर्डन है वो हो सके। ये बात हर किसी के द्वारा कही जाती है कि कॉम्प्लायंस की चुनौती काफी ज्यादा है। सर आप भी सहमत हैं? सर सबसे पहले तो इस देश को अगर सबसे पहले अगर ग्रोथ के तरफ ले जाना है तो सबसे पहले युवा धन को बचाना पड़ेगा। और आज रियल में कोई भी युवा धन के बारे में बात नहीं करना चाहता है। युवा जैसे बाहर से पढ़ कर के आ रहा है, एजुकेट होकर के आ रहा है, यहाँ पे अगर वो बिजनेस लगाना चाहता है तो एक सबसे बड़ा उसमें चुनौती होती है कि उस पे कहाँ से पैसा फंड आए। और फंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, गवर्नमेंट के पास तो ढेर सारे स्कीम्स है, ऑन पेपर है, जिसमें DIC है, चाहे जो भी कुछ है गवर्नमेंट के उनके ऊपर है, लेकिन CGT MSME जो एक शब्द सरकार बार बार यूज करती है और उसके अंतर्गत 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक करके लोन विदाउट कोलेटरल देने की सरकार बात करती है। मैं जानता हूं किसी भी व्यक्ति को आज तक किसी को 10 करोड़ नहीं मिला होगा, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला होगा। चैलेंज बोल रहा हूँ। आप चैलेंज के साथ बोल रहे हैं कि लोन नहीं मिला है? बिल्कुल 5 करोड़ तक मिला हुआ है, लेकिन 5 करोड़ उसको मिला हुआ है, बहुत कम लोगों को। मैं चाहता हूं अगर इस देश को अगर 2047 में विश्व गुरु बनाना है, अगर विकसित भारत बनाना है, तो इसमें भी MSME पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर आपके पास भी आऊंगा, आप कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? और वित्त मंत्री जी से अगर मान लीजिए आपकी मुलाकात हो रही है और वित्त मंत्री कह रही है कि आप पूछिए, 2 चीजें आप हमें बताइए, हम उसका समाधान कर देंगे, विश लिस्ट आपकी पूरी हो जाएगी, तो 2 चीजें आप क्या बताएंगे? सबसे पहले ये माध्यम से हम सबको बुलाने के लिए ET नाउ चैनल का धन्यवाद। एज ए फेयर टैक्स पेयर हम सबकी एक ही डिमांड है, एक रिक्वायरमेंट है
कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में फेयर टैक्स पेयर को कुछ रिजर्वेशंस मिलते हैं, जैसे फ्लाइट में है, ट्रेन में है, आफ्टर रिटायरमेंट है, आफ्टर इनकम एज के बाद जो गवर्नमेंट उनको देती है। जैसे मैं 25 साल से टैक्स भर रहा हूँ, फेयर टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट को मालूम है फेयर टैक्स पेयर कौन है और फॉल्ट टैक्स पेयर कौन है। तो जो फेयर टैक्स मतलब फेयर टैक्स पेयर है उसका सम्मान किया जाए, उसका रेस्पेक्ट किया जाए, नॉट बाय गिविंग एनी सिंपल सर्टिफिकेट कि यू आर टैक्स पेयर, वी आर अप्रिशिएट, नॉट लाइक दैट। उनको ऐसा बोलो, उनको हमारे मैसेज कन्वे करो कि फेयर टैक्स पेयर को कुछ रिजर्वेशन दे, उनके रिटायरमेंट के लिए कुछ अभी से सोचे ताकि 5 साल 10 साल के बाद उनका कुछ प्रोविजन हो सके। दूसरा, जो फॉरेन से स्टूडेंट्स अभी वापस आ रहे हैं, जो पढ़ाई करके सर्टिफिकेट्स लेके ग्रेजुएशन होके, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स होके, उनके बारे में कुछ ना कुछ तो प्रोविजन करे, क्योंकि ये ट्रम्प जो अभी कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में फॉर स्पेशली स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट लोन पे गए, उनके लिए दिक्कतें हो सकती, तो सरकार को अभी पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। सर, आप भी कुछ बताना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे वित्त मंत्री को? वित्त मंत्री से विनती ये रहेगी कि सोशल सिक्योरिटी इस देश में अभी भी कहीं पे भी नहीं है। तो जो लोग टैक्स इतना सारा सालों से भर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी उनके रिटायरमेंट के बाद भी कुछ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सोशल सिक्योरिटी पे भी ध्यान दिया। इसके अलावा कोई और फाइनल कमेंट देना चाहेगा आप में से कोई भी? हाँ, बताइए। एक ही सुझाव है कि वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के अंदर जो टैक्स में रिबेट दी है, उसमें पेन सेक्टर को छोड़ दिया, जिसमें उसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, उसको 18% में रखा है, और नोटबुक में टैक्स 0% कर दिया है। उसके सामने पेपर में 18% टैक्स रखा है, तो इम्पैक्ट 0% के सामने 18% में नेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो अलग अलग वडोदरा के सेक्टर्स के व्यापारी है, कारोबारी है, उनकी जो मांगे हैं और उनकी जो चुनौतियां भी है, जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे बताए गए, जिसमें मुख्य था कि एमएसएमई की जो टैक्सेशन की स्थिति है उसको सही किया जाए, बेटर किया जाए, टैक्स पेयर जो है उसका रिस्पेक्ट किया जाए, यानी सोशल सिक्योरिटी के तौर पर, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस जो है उसको आसान किया जाए। यही बड़े मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं, जिसकी व्यापारी, कारोबारी और ट्रेड बॉडीज के जो लीडर्स है वो उम्मीद कर रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश की वडोदरा बजट यात्रा में फिलहाल इतना ही। बजट यात्रा में हमने रिटेल इन्वेस्टर से बात करी, छोटे कारोबारी हैं उनसे बात करी, और उनकी एक ही उम्मीद है, एक ही मांग है कि टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें राहत दी जाए, टैक्सेस को कम किया जाए, एलटीसीजी को कम किया जाए। एमएसएमई से जुड़े हुए जो कारोबारी है उनकी मांग है कि उनके ऊपर जो टैक्स लगता है 30% से ज्यादा, उसे कम किया जाए, जो कंप्लायंस है उसे कम किया जाए। यही बात निकल कर आ रही है बजट यात्रा वडोदरा से। तो वडोदरा से हम आपके लिए लेकर आए थे असली आवाजें, असली उम्मीदें, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर।